EPFO APFC फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 के पार्ट 2 को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर लिए थे। सो नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 56। ये हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KHADC संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक निकाय है। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक निकाय है और संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 57। गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हमसे सही पूछा गया है। केवल एक, एक और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है विकल्प डी, एक, दो और तीन तीनों सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है और IUCN की रेड लिस्ट में यह लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विशुल ब्लोअर कोई भी हो सकता है जो गलत प्रथाओं को उजागर करने का चुनाव करता है और आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत रखता है। भारत में विशुल ब्लोअर के संरक्षण से संबंधित कोई विशेष अधिनियम नहीं है। कानून और न्याय मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में एक विशुल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? हमसे पूछा गया कौन सा से सही नहीं है। इसका सही आंसर है विकल्प बी। अर्थात 2 और 3 सही नहीं है। एक विशुल ब्लोअर कोई भी हो सकता है जो गलत प्रथाओं को उजागर करता है और आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत रखता है। ये विकल्प हमारा सही है। भारत में विशुल ब्लोअर के संरक्षण से संबंधित कोई विशेष अधिनियम नहीं है। ये गलत है क्योंकि अधिनियम है। कानून और न्याय मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में एक विशुल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59। मेघालय में विरासत की मातृवंशीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अभ्यास मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में परिवार की सबसे छोटी खतदुह को अथवा बेटी को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा सौंपा जाता है। इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर किसी दंपति की कोई बेटी नहीं है तो संपत्ति पुत्रों को विरासत में मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हमसे सही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और डी, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है एक और दो। अर्थात इसका अभ्यास मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह विकल्प सही है। इस व्यवस्था में परिवार की सबसे छोटी बेटी को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा सौंपा जाता है। यह भी सही है। इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर किसी दंपति की कोई बेटी नहीं है तो संपत्ति पुत्रों को विरासत में मिलती है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श आचार संहिता अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग
15 चुनावों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो आदर्श आचार संहिता अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए विकल्प हमारा गलत हो गया। जबकि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, विकल्प 2 हमारा सही है, हमसे सही पूछा गया है, अतः विकल्प 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रजनन ट्रैक का सबसे आम वायरल संक्रमण है। भारत में आधिकारिक तौर पर सभी के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की सिफारिश नहीं की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमसे सही पूछ रहा है अथवा गलत पूछ रहा है। केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रजनन ट्रैक का सबसे आम वायरल संक्रमण है, यह हमारा विकल्प सही है। भारत में आधिकारिक तौर पर सभी के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की सिफारिश नहीं की गई है, ये बात गलत है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा वाणिज्यिक बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। 2, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है। कौन सा कथन सही है? पीसीए ढांचा वाणिज्यिक बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। पीसीए ढांचा भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है, यह भी सही है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है, इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं। कौन सा से सही है? हमसे सही पूछा गया है, दोनों ही सही हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है और इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं, अतः विकल्प सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, मोलनूपिराविर हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज करने हेतु निर्मित किया जा रहा है? 64, ए क्षय रोग के लिए, बी अल्जाइमर रोग के लिए, सी कोविड-19 के लिए, डी ब्लड कैंसर के लिए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोविड-19 के लिए। 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरफेसी एक्ट 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। एआरसीज को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सरफेसी एक्ट 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, सही है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह भी सही है, अतः करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। अगला सेक्शन है हमारा कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? ए मैक्रो, बी फाइल इन्फेक्टर, सी बूट सेक्टर, डी सलामी सेविंग। करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बूट सेक्टर। 67, यूनिक्स क्या है? यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह स्कैनिंग प्रोग्राम है, यह प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है, यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 68, आईएसपी का पूरा नाम है? ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरकॉम सर्विस प्रोवाइडर, डी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अर्थात ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का एक समुच्चय, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। निर्देशों का एक समुच्चय है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। TCP का पूर्ण रूप क्या है? टोटल कॉल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सर्किट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू लेबर लॉस। क्वेश्चन नंबर 71, प्रत्येक कारखाने में जहां फर्मकार नियोजित हो वहां कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। 250 से अधिक कर्मकार हूँ, 200 से अधिक कर्मकार हूँ, 100 से अधिक कर्मकार हूँ, 150 से अधिक कर्मकार हूँ। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। प्रत्येक कारखाने में जहाँ कर्मकार नियोजित हो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, 250 से अधिक कर्मकार हों। निम्न क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारखाना अधिनियम की धारा 89 में वर्णित नहीं है? एंथ्रैक्स, एस्बेस्टोसिस, फॉस्फोरस, निमोनिया। करेक्ट आंसर इज निमोनिया। आप लोगों को पता होगा निमोनिया तो किसी भी इंसान को हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऐसे कारखाने में काम कर रहा हो जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो। जबकि एंथ्रैक्स, एस्बेस्टोसिस और फास्फोरस ऐसे रोग हैं जब हम किसी विशेष माइंस या कारखाने में काम करते हैं तो हमें ये रोग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, श्रम कानून के उद्देश्य हैं श्रमिकों को शोषण से बचाना, औद्योगिक संबंध के मूल्यों को मजबूत करना, औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटने के लिए मशीनरी प्रदान करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। श्रम कानून का उद्देश्य है श्रमिकों को शोषण से बचाना, औद्योगिक संबंध के मूल्यों को मजबूत करना और औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटने के लिए मशीनरी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 74, औद्योगिक संबंध में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है? हमसे पूछ रहा है औद्योगिक संबंध में ट्रेड यूनियन को कौन परिभाषित करता है? औद्योगिक व्यापार संकल्प 1962, औद्योगिक नीति 1991, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक संबंध अधिनियम 1992, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक संबंध समेकन अधिनियम 1992। औद्योगिक संबंध में ट्रेड यूनियन को परिभाषित करने के लिए ट्रेड यूनियन और औद्योगिक संबंध अधिनियम 1992 है। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया जून 1927 में, मई 1926 में, जून 1926 में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया 1 जून 1927 से। क्वेश्चन नंबर 76, अधिनियम का कौन सा भाग दंड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है? धारा 8, धारा 7, धारा 9, धारा 10। ट्रेड यूनियन अधिनियम का धारा 8 दंड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होता है? हमसे पूछ रहा है कौन सा अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होता है। ए सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम 1912, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कंपनी अधिनियम 1956 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी।
पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर सहकारी समिति अधिनियम 1912, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और कंपनी अधिनियम 1956 में से कोई भी लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार धनराशि खर्च की जाती है? उद्यम के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए भुगतान, कारखानों की स्थापना में कर्मचारियों का भुगतान, ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्च, उपर्युक्त सभी। हमसे पूछ रहा है ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के तहत जो धनराशि खर्च की जाती है वो अपनी आती है ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्च, अतः विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति को स्वीकार करने या किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए संघ किन आधारों पर मना कर सकता है? सद्भावना के कारण, दुराचार के कारण, नौकरी में बदलाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, दुराचार के कारण। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने या सदस्य को निष्कासित करने के लिए संघ दुराचार के आधारों पर मना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? हमसे पूछा पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अगर हमें नाम बदलना है तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 3/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/2 भाग और कुल सदस्यों का 2/3 भाग। तो इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 2/3 भाग अर्थात पूर्ण बहुमत 66%। क्वेश्चन नंबर 81, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन किसके तहत तय किया गया है? मजदूरी अधिनियम 1936 के तहत, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत। सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हमें उत्तर वैसे भी इसी में छुपा हुआ मिल जा रहा है, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन, जबकि ये लास्ट वाला विकल्प डी भी कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अतः हमारा सही आंसर है विकल्प डी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। क्वेश्चन नंबर 82, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समुचित सरकार निर्दिष्ट रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करेगी। अनुसूची 1 के तहत, अनुसूची 1 के भाग 1 के तहत, अनुसूची 1 भाग 1 और 2 और नियोजन के लिए जोड़ेगी धारा 27 के तहत, अनुसूची 1 और भाग 1 के तहत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुसूची 1 भाग 1, 2 और नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समुचित सरकार निर्दिष्ट रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करेगी। अनुसूची 1 भाग 1 और 2 नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधि नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं है। विकल्प ए अधिसूचना विधि, विकल्प बी समिति विधि, विकल्प सी सौदेबाजी विधि, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सौदेबाजी विधि। अधिसूचना विधि और समिति विधि दोनों ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधियां हैं, जबकि सौदेबाजी विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड अधिनियम, लॉ एस खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, डॉक वर्कर सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण अधिनियम। देखो मीका माइंस लेबर वेलफेयर, यहाँ पे कल्याण के सिद्धांत की बात की जा रही है, यहाँ पे ऑलरेडी वेलफेयर आ रहा है। लॉ एस श्रम कल्याण, यहाँ पे भी कल्याण आ रहा है। डॉक वर्कर सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, तो ए बी और डी में तो ऑलरेडी कल्याण आ ही रहा है, तो कल्याण के सिद्धांत पर ये तो आधारित होंगे ही।
पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अतः विकल्प सी इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986, अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970, उपरोक्त सभी। तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है वो है हमारा अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970। हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है, बाल श्रम निषेध अधिनियम भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है, जबकि जो अनुबंध श्रम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो हम बात करते हैं वो हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 86, हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट होता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, लेखांकन मानक है विशिष्टीकृत लेखांकन सिद्धांत, सामान्य लेखांकन सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत और केवल सिद्धांत। इसका सही उत्तर है लेखांकन मानक है एक विशिष्टीकृत लेखांकन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 87, लेखांकन मानक का उद्देश्य है विवादित लेखा व्यवहारों को विवादहीन लेखा व्यवहार में बदलना, व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप लेखा प्रविधियों को सरल बनाना, वित्तीय विवरणों को सहजता देना, उपरोक्त सभी। लेखांकन मानक का उद्देश्य है विवादित लेखा व्यवहारों को विवादहीन लेखा व्यवहार में बदलना, सही है। व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप लेखा प्रविधियों को सरल बनाना, ओके। वित्तीय विवरणों को सहजता देना, ओके। सो 87 का करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 88, कोई विशेष लेखांकन किस तिथि पर तथा किस प्रकार की संस्था पर लागू होता है तय किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा, व्यवस्था द्वारा, संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा। लेखांकन मानक के लाभ हैं लेखा व्यवहारों के विवाद को नियंत्रित करना, लेखांकन में लोचशीलता लाना, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार लाना, उपर्युक्त सभी। लेखांकन मानक के लाभ हैं लेखा व्यवहारों के विवाद को नियंत्रित करना, ओके। लेखांकन में लोचशीलता लाना, यह भी सही है। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार लाना, यह भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया विकल्प डी, उपरोक्त सभी। विश्व स्तर पर लेखांकन मानकों को बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति की स्थापना हुई। सवाल नंबर 90 है। वर्ष 1973 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1987 में। विश्व स्तर पर लेखांकन मानकों को बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, अतः विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, लेखांकन मानक की विषय वस्तु नहीं है। हमसे पूछा लेखांकन मानक की विषय वस्तु क्या नहीं है? प्रयुक्त शब्दावलियों का तर्कसंगत और अर्थपूर्ण प्रयोग, यह तो है, सही हो जाएगा। लेखांकन के नियमों नीतियों आदि में एक रूपता लाना, यह भी लेखांकन मानक की विषय वस्तु है, यह भी सही हो जाएगा। वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाना, यह भी है। अतः लेखांकन मानक की विषय वस्तु है प्रयुक्त शब्दावलियों का तर्कसंगत और अर्थपूर्ण प्रयोग, लेखांकन के नियमों नीतियों आदि में एक रूपता, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाना। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, रोज नामचा एक पुस्तक है। प्रारंभिक अभिलेखों की, रोकड़ अभिलेखों की, गौड़ अभिलेखों की, उधार अभिलेखों की। उधार अभिलेखों की बिल्कुल नहीं है, गौड़ अभिलेखों की बिल्कुल नहीं है, रोकड़ अभिलेखों की बिल्कुल नहीं है, ये है प्रारंभिक अभिलेखों की। अतः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोज नामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण, रोज नामचाकरण, अभिलेखन, खतौनी। क्वेश्चन नंबर 93,
इसका सही आंसर है रोजनामचा में लेन देन की लेखा को कहते हैं रोजनामचाकरण। क्वेश्चन नंबर 94, रोहन को किया गया नकद विक्रय डेबिट किया जाएगा। रोहन को किया गया नकद विक्रय डेबिट किया जाएगा रोकड़ खाता में, विक्रय खाता में, आहरण खाता में, रोहन के खाता में। सही आंसर है इसका रोकड़ खाता में। रोहन को किया गया नकद विक्रय डेबिट किया जाएगा इन कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 95, किसी के द्वारा चुराए गए माल की प्रविष्टि होती है क्रय खाता नाम, चोरी खाता नाम, क्रय खाता जमा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क्रय खाता जमा। किसी के द्वारा चुराए गए माल की प्रविष्टि कहाँ पे होगी? क्रय खाता जमा में। पुष्ट पालन संबंधित प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 96, 1586 में, 1484 में, 1494 में, 1530 में। सही उत्तर है 1494 में। कार्यालय भवन का भाड़ा 25,000 दिया, यह है घटना, लेन देन, दोनों, कोई नहीं। सिंपल सी बात है, हमने भाड़ा दिया तो ये घटना होगा, सॉरी लेन देन। 97, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वित्तीय वर्ष के अंत में 1 लाख मूल्य का माल बेचने पर रुपये 2,000 का अंतिम रहतिया था, यह है एक घटना, एक लेन देन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह है एक घटना। ये माइनस हो जाता है बेसिकली। स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा 99 का बी। आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला हमारा रहता है एस संपत्ति बराबर स्वामीगत कोष प्लस दायित्व। क्वेश्चन नंबर 100, लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेख है पालन करने का विश्वास दिलाता है रूढ़िवादिता, लागत अवधारणा, चालू व्यापार अवधारणा, उपार्जन अवधारणा। करेक्ट आंसर है चालू व्यापार अवधारणा। लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है चालू व्यापार अवधारणा। नाउ वी मूव ऑन लास्ट सेक्शन, जो कि हमारा इंग्लिश का सेक्शन है, इसको पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। Select the correct alternative out of the four and indicated it by selecting the appropriate option. Question number 101. He admired precision in everything, but it never hampered his quick. Option A decision, B action, C dealing, D finalization. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्शन। He admired precision in everything, but it never hampered his quick action. Question number 102. More than 20 years have now passed as I had my first flight. As. Correct answer is option D. Question number 103. Being hardworking, he is thoroughly honest. Along with being hardworking, he is thoroughly honest. Okay, option A. Question number 104. Students parking should students should not be charged to buy parking stickers. मतलब फ्री मिल रहे हैं। So students parking should be free. Students should not be charged to buy parking stickers. Question number 105. If you have roses growing in your garden, you can make a lovely bouquet of flowers at home.
ये क्या होता है वकील में, गुलदस्ता। तो यहाँ पे सारे में एक चीज़ लिखी है, बस आपको ध्यान ये देना कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली स्पेलिंग सही है, BOUQUET वकीट। 106 द ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमेन ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल होती है जिसको प्रधानाचार्य बोलते हैं, उसकी बात कह रहा है। तो ये आ जाएगा आपका विकल्प सी। द प्रिंसिपल ऑफ मिडिल स्कूल इज वुमेन ऑफ प्रिंसिपल। Question number 107. With the changing times, they are and want to take only those courses which they find rewarding. With the changing times, they are pragmatic, व्यवहारिक। pragmatic का मतलब होता है व्यवहारिक। They are pragmatic and want to take only those courses which they find rewarding, जो उनके लिए लाभकारी हैं। Now we are coming on idioms phrase. In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. हमारा idiom phrase है go to of the air, go to of the air. A, to remove ventilator of a patient on his deathbed, to not eat food for a long period of time, to stop broadcasting a radio or TV program, to waste time on silly or trivial things. Correct answer is C, to stop broadcasting a radio or TV program. विकल्प C. Question number 109. To make a fuss about, to be extremely delighted, to work hard for eventual success, to be very strict or have very high standards, an excessive display of attention or activity. So correct answer is विकल्प D. Now question number 110 and 111 belongs from one word substitution. Question number 110, one who is unable to pay his debts, जिसको हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। A husband ruled by his wife, a husband ruled by his wife, इसको बोलते हैं हम हैंडपैक्ड। क्वेश्चन नंबर 112, अभी हमारे एंटोनिम से स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 112, pivotal is most opposite to, turning, baby, unimportant, clear। देखो pivotal मीन्स होता है इम्पोर्टेंट अर्थात क्रूशियल, जो चीज़ें बहुत महत्व की होती हैं उनको हम बोलते हैं pivotal। तो अनइम्पोर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, अतः ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टर्निंग, टर्निंग का मतलब होता है घूमना या मुड़ना, जबकि बेबी, बेबी का मतलब होता है लहरदार, और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। तो यहाँ पे ना तो, जबकि हमें पता है पिवोटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और क्रूशियल, तो इसलिए हमारा विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, करस्ट इज मोस्ट अपोजिट टू, श्योर, पाइस, अनफॉर्चुनेट, लकी। अगर आपको पता है कि कष्ट का मतलब होता है तो ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कष्ट का मतलब होता है श्रापित, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना उसको अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। जबकि लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। पाइस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, और श्वेर का मतलब होता है शपथ लेना। तो वो अभिशापित है, जबकि उसके अपोजिट हमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, भाग्यशाली। तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, कैंडिड इज मोस्ट अपोजिट टू, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्लियरेस्ट। जबकि अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। ब्लंट, ब्लंट मतलब कुंद, मुथरा। वैलिड,
वैलिड का मतलब होता है वैध, और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो देखो कैंडिड का मतलब क्या है, स्पष्टवादी, जबकि डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है, बेईमान। तो एक व्यक्ति जो स्पष्टवादी है मतलब वो ईमानदार है, वो कुछ भी छुपा नहीं रहा है। दूसरा डिसऑनेस्ट, तो ये इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिनोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 15। फेरविड, फेरविड का मतलब होता है प्रचंड। ऑप्शन ए डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय, रमणीय। बी डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। सी ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब होता है जिद्दी। और डी आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। तो यहाँ पे हमारा इसका जो बिल्कुल सेम टू सेम होगा वो होता है फेरविड का सिनोनिम्स आर्डेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116। एरशाज, विकल्प चाओटिक, आर्टिफिशियल, इम्प्रॉम्प्टू, बैग। देखो एरसाज का मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से बना हुआ, जबकि बैग का मतलब होता है अस्पष्ट। चौटिक का मतलब होता है अराजक, और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है तत्काल, हमें किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा समय ना ले, तत्काल। तो इस प्रकार से एरसेज का हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टिफिशियल। लास्ट सिनोनिम रेडोलेंट, क्वेश्चन नंबर 117। रेडोलेंट, रेडोलेंट का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स सुगंधित, फ्रेग्रेंट अथवा ओडोरस, जबकि ओडोरस का मतलब भी क्या होता है, सुगंधित। अब हमसे पूछे बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू प्रवृत्ति वाला। शाई, शाई मीन्स शर्मीला। और ए यूबिक्यूशियस, यूबिक्यूशियस का मतलब होता है सर्वत्र, जो हर जगह विद्यमान है। तो रेडोलेंट, रेडोलेंट मतलब सुगंधित यानी ओडोरस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। स्पॉटिंग एरर, in the following questions some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of sentences has an error. The number of that part is the answer. If there is no error, your answer is 4, अर्थात no error. Question number 118. I don't want to lose it. इसमें हमारा एरर वाला पार्ट हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 119। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसी। देखो ये डू नॉट लगा रहा है और इधर पैनिक्ड, तो ये प्रेजेंट टेंस है जबकि ये पास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे ये पैनिक्ड नहीं होगा। अतः करेक्ट हो जाएगा आपका A2। क्वेश्चन नंबर 120, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन मी, आई के साथ क्या आएगा, ऑन मी, नॉट ऑन हर। तो हमारा स्पॉटेड एरर क्या हो गया, 3। इस प्रकार दोस्तों EPFO APFC फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।